तो हेनरी मोसले ने जब ये ऑब्जर्व करा कि एटम का जो मास है, टोटल मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द एटम, जैसे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बता दी उसने, सम ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सबकी सम इक्वल रहेंगी इसके एटॉमिक नंबर। फिर उसने आगे डिस्कवर करा तो उसको ये पता चला कि एटम का जो मास होता है वो एटम के मिडल हिस्से में प्रेजेंट है, मिडल पार्ट में, और मिडल पार्ट में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसने डेफिनेशन बना दिया कि एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की सम। Therefore, atomic mass number can be defined as the sum of proton and neutron is called as atomic mass number. ठीक है? And the long form of periodic table or extended form of periodic table or modern periodic table based on in elements are arranged on the basis of increasing atomic number. तो अब कौन से एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है ये हम सीख रहे थे। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल यानी क्या? According to Niels Bohr, as we move further from nucleus से जैसा हम दूर जाते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती जाती? बढ़ती जाती है। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हमने कल 20 तक एलिमेंट लिखे थे, उसमें से कितने हो गए थे हमारे? 9। उसके बाद देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, पहला एनर्जी लेवल, अब एक एक करके बोलिए। पहला एनर्जी लेवल 1s, s की कैपेसिटी 2, ये होगा 1s2, 6 में से 2 अरेंज कर दी। ठीक है, 1s के बाद s की कैपेसिटी 6 में से 2 हमने अरेंज कर दिए थे, 1s के अंदर बचे थे 4 बाकी, अभी 4 में से और 2 अरेंज कर दिए काय में? 2s2 में। तो अब कितने बचे? 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 2p। p की कैपेसिटी कितनी है? 6 है, लेकिन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? टोटल 6 थे, 6 में से हमने पहले एनर्जी लेवल में 2 अरेंज करे, 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर दूसरी एनर्जी लेवल में 2 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टोटल 6 में से 4 चले गए। अब सिर्फ हमारे पास कितने रिमेनिंग है? 2। तो ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, दिस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज differentiating electron, and differentiating electron enter in p block में p orbital का इंटर और p सबशेल। ठीक है, तो p सबशेल या p ऑर्बिटल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने के कारण कार्बन इज बिलोंग टू p ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कार्बन को कारण है p ब्लॉक, कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, 1s 7 में से 2 अरेंज, 2p, ऑक्सीजन 8, 1s 2p। अब ये तो खाना बोलेगा p की कैपेसिटी कितनी है? मेरा दिल बोल रहा है इसको 6 कर देता, इसको 0 कर देता। अब अच्छा लग रहा है, देखो सर p की कैपेसिटी 6 हो गई। तो तेरा दिल कितना भी बोले ऐसा नहीं चलता, सीक्वेंस से ही चलना पड़ेगा। 2s। अब जो बच गए इलेक्ट्रॉन वही तो हमको देखना है। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से ऑर्बिटल में इंटर होते हैं। जिस ऑर्बिटल में इंटर होंगे
उस एलिमेंट को उस ब्लॉक में रखना पड़ेगा। समझ रहे? फ्लोरीन सबसे बड़ा डाकू, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा डाकू, मोस्ट वांटेड डाकू। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो पहला एनर्जी लेवल 1 है, एच की कैपेसिटी 2, 7 9 में से 2 चलेगा। फिर 2s, एच की कैपेसिटी 2, अभी बहुत बाकी है हमारे पास। बी की कैपेसिटी 5। यदि ऐसा करता मैं एक इसमें दे देता, ये हो जाता 6, ये हो जाता 1। अब आंसर लगा ऐसा करेगा क्या? नहीं। 2s 2, then 2p 5, then neon 10, 1s 2s 2p 6। ये है के शेल, ये दोनों मिलाकर है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 ही शेल है, पहला के शेल और दूसरा और आखिरी एल शेल। ठीक है, एल में एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट का मतलब होता है आखिरी का जो शेल रहता है, जिसके आखिरी के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब उसका पेट भरा हुआ है। और जिसका पेट भरा हुआ है उसके सामने कितने भी गुलाब जामुन रखो, उसकी जीभ लपलपाती है। हाँ नहीं ना? ये भूखा है, भूखे के साथ साथ कावरा भी है। और उसके साथ में एक दोस्त है जिसका पेट भरा हुआ है। अब दोनों भी जा रहे हैं, दोनों भी रास्ते से जा रहे हैं। शादी का प्रोग्राम चालू है, वह व्यंजन की खुशबू आ गई उसको, बराबर जाता हूँ है ना, बराबर मंडप में घुसता ना। और देख मंडप में घुसने के बाद में क्या करता, ऐसा देखता खाने को, वापस आ जाता है ना। तो क्या करता, अपने साथ वाले को हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाता, बोलता चंगा खा के आ जाएंगे, चंगा खा के आ जाएंगे। और वो जिसका पेट भरा रहता है क्या बोलता, नहीं रे मधुरा मारते हो बोलता ना, नहीं रे उसको बहकाता हो। क्यों बहकाता? उसको मालूम है मेरा पेट भरा है, मेरे को जरूरत नहीं है। उसको डराता, नहीं रे मत जा, पहचान वाले मिलेंगे वहाँ। फिर भी बोलता, नहीं रे चल रे, बहुत भूख लगी रे। हाँ फिर बोलता उसको, नहीं रे पकड़ में आया तो बहुत बुरा मारते हो, मन देखा था। लेकिन उससे रह जाता क्या, वो ना मार खाने की परवाह करता, ना पहचान वालों की परवाह करता। जाता ना 3-4 दिन से भूखा था बेचारा, जाएगा ना और गया तो कुछ ना कुछ खा के आएगा। दूसरे वाला क्यों नहीं गया? दूसरे वाला रिएक्ट करेगा क्या? कितनी भी खुशबू आए उसको रिएक्ट करेगा क्या? चमचम की खुशबू आ रही उसको, है ना, रसमलाई की खुशबू आ रही है ना, पूरे तल रहा उसकी खुशबू आ रही, तो भी उसका मन ललचाएगा क्या? बोलो जाएगा क्या? वो नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। तो वैसे जिन एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है, जिन एलिमेंट के लास्ट और वैलेंस शेल के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे जल्दी से, इसलिए नोबल गैस बोलते हैं इसको, इसलिए इनर्ट एलिमेंट क्या बोलते हैं? इनर्ट। समझ गए? तो नियॉन को काय में रखा हुआ है? नियॉन काय में रखा हुआ है? 0 ग्रुप के अंदर। कहां पर? 0 ग्रुप और ग्रुप 18 के अंदर। क्यों रखा हुआ है 0 ग्रुप के अंदर और 18 ग्रुप के अंदर? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, ये इनर्ट रहेगा। क्या रहेगा? इनर्ट। इसलिए इसको इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैस क्या बोलते हैं? उसके बाद देखो सोडियम 11 1s
2, 11 में से 2 अरेंज कर दिए, बचे कितने 9। 1s के बाद इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल 2s, s की कैपेसिटी फिर 2। आपके पास है क्या इलेक्ट्रॉन, है क्या इसको 2 देने के लिए? जी हाँ, 9 बचे थे यहाँ, 9 में से 2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 2s के बाद 2p, p की कैपेसिटी कितनी है? 6। आपके पास है क्या 6 इलेक्ट्रॉन, है क्या भी है, फिर पूरे 2 इसको। 3s, 2p के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन बचा था 2p के बाद। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन और उरलेला इलेक्ट्रॉन, शेवटचे इलेक्ट्रॉन। कुठे गेला? s मध्ये गेला। कुठे गेला? and hence due to the entry of last electron in the s orbital, sodium is belong to s block of the periodic table। समझ रहे? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्या बात है? गुलाब जामुन की याद आ गई क्या? याद है क्या? ठीक है, ऐसा तो नहीं किया थोड़ी थोड़ी। मैग्नीशियम 12, 1s, 2s, 2p, 3s, मैग्नीशियम के बाद अब जिससे पूछूंगा उसने बोला, बोलो बात 1 2 3 4 5 चौथा नंबर। 1s, 13 में से 4 चलेंगे। 2p6, 3s2, 51, pp1। एक बच गया। ये बहुत बड़ा भूखा है, 6 रोटियां खाता है। कितने? 6 मिले कितने इसको? 1। लेना है तो ले, नहीं तो कुछ नहीं लेंगे उससे। तो क्या बोलेगा आखिर में? क्या तो एक ही खा लेगा। एल्यूमिनियम के बाद 14, कौन बताएगा? उसके पीछे वाले बात कैसा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, बराबर है। तो देखो यहाँ पर भी ऑर्बिटल कौन सा आया? सिलिकॉन के बाद बोलो फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। पक्का? उसके बाद 16, उनके पीछे वाले बाजू। अच्छा 2s2, 2p6, 3s2, अच्छा सल्फर के बाद क्लोरीन 17, उसके पीछे वाला बाजू। अच्छा 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसकी कैपेसिटी तो 6 देखो ना, एक ही तो होगा इसको कर देते 3p6 कर देते ना। पक्का? नहीं ना, बचे नहीं तो कर देंगे। अरे लो 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6। ये हो गया K शेल, ये दोनों मिला के हो गया L शेल, ये हो गया M शेल। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3,
ये हो गया आखिरी का शेल, ये हो गया आखिरी का शेल, ये यानी लास्ट शेल। लास्ट शेल यानी बैलेंस शेल। बैलेंस पे याद रखना, बैलेंस पे बोलते हैं जो बस कितना बैलेंस बचा, मतलब आखिरी में कितना बचा। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये दोनों मिलाकर एम शेल है ना। शेल में और ऑर्बिटल में फर्क है। हाँ, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। जिसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो रिएक्शन में जल्दी से टेक पार्ट नहीं करेगा, मतलब वो थोड़ा सा लेजी रहेगा, इनर्ट। खाए में बम खा लिया यहाँ तक, हम इसको वाले जा रहे भागते हुए जा वाले जरा हाँ लेकर आओ का लेजी हो जाता ना, होता कि नहीं होता। उसके बाद रहेगा केलियम, पोटाशियम 1s 2s। जब भी मैंने तुमसे पूछा था 2p 6 PS2 DP6 4s1। अब यहाँ 3p के बाद आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आया 4s1 4s लिखा, नॉट 3d। 3d लिखे क्या? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3d की एनर्जी ज्यादा है 4s से। अब ऐसा कैसे कंसेप्ट बताते हैं, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल में क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है बहुत ब्यूरीज लॉ। क्या है? बहुत ब्यूरीज, दो अलग अलग लॉ भी बोलते हैं उसको, रूल भी बोलते हैं। N+L रूल, कौन सा? N+L। क्या इसको पॉज करके ये सब देखिए, बताने नहीं सब ठीक है। पहले तुम ये पोटेशियम का देखिए, आप लिखा था ना
कैल्शियम का क्या कौन बताएगा कैल्शियम का? अब यहाँ देखो क्या आपने 4H क्यों लिखे और 3D को क्यों नहीं लिखे? यहाँ है N+L रूट और इसको बोलते हैं बोहर-ब्यूरीज लॉ। अब ये बोहर-ब्यूरीज लॉ क्या है? ये हमारे सर ने बताया था तुम्हारे को? बताओ क्या है? लिखा हुआ है क्या इसमें? बताओ लिखा है बताइए पक्का। कितने लोग बोलते बताएंगे, कितने लोग बोलते नहीं बताए? पहले बताने वाले हाथ पकड़ो। नहीं बताएंगे इतने आराम से हाथ पकड़ने के डरते नहीं पता। देखो बोहर-ब्यूरीज लॉ क्या है? बोहर तो मैंने बता दिया आपको क्या न्यूटन बोहर है, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल बताए थे उन्होंने बोले थे कि जो मिडल पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो दो सेंट्रिक सर्कुलर पाथ है, क्या है? दो सेंट्रिक सर्कुलर पाथ, उसको बोलते हैं शेल या उसको बोलो एनर्जी लेवल। साथ में एडिशनल एक बात उन्होंने ये भी बताया थी कि जैसा जैसा आप न्यूक्लियस से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो एनर्जी है ऑर्बिटल की वो भी बढ़ते जाएंगे। अब एनर्जी अगर बढ़ते जाएंगी तो पहला एनर्जी लेवल कौन सा है? 1 इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद जो आएगा उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, उसके बाद जो आएगा उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, उसको बोले इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, लेकिन उस इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अंदर 3D की एनर्जी और 4S की एनर्जी में फर्क आता है। 3D की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4S, इसलिए हम पहले 4S को लिखते हैं बाद में 3D को लिखते हैं। ये जो पॉसिबल हुआ ये काय की वजह से हुआ? बोहर-ब्यूरीज लॉ की वजह से। काय की वजह से? बोहर-ब्यूरीज लॉ। अब ये लॉ क्या है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+L की वैल्यू ज्यादा आएंगी, जिस ऑर्बिटल के लिए n+L की वैल्यू ज्यादा रहेंगी या ज्यादा आएंगी उसको हम बाद में लिखेंगे, और जिस ऑर्बिटल के लिए n+L की वैल्यू कम आएंगी उसको हम पहले लिखेंगे। अब दोनों को कंपेयर कर दो। पहला 3D, पहले n की वैल्यू क्या है? ये क्या है? ये शेल नंबर है। क्या है? और प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर क्या बताता? शेल नंबर बताता ना। तो 3D के लिए n की वैल्यू क्या रहेगी? n की वैल्यू क्या रहेगी? n is equals to 1 2 3 4, L is K L M और N। L is equals to 0 1 2 3, 0 stand for S, 1 for P, 2 for D, 3 for F। तब वैल्यू क्या है? D है। D के लिए L की वैल्यू क्या है? 2 है ना।
रूल क्या है, n प्लस n इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 3D के लिए क्या आई, 3D के लिए n प्लस n की वैल्यू कितनी है, 5 आ गई। अब 4s के लिए काउंट करते हैं कौन, 4s n प्लस n की वैल्यू देख रहे हैं, n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू क्या रहेगी 0, n प्लस n 4 प्लस 0 इज इक्वल टू, वैल्यू किसकी ज्यादा आई, मतलब 3D को बाद में लिखिए, 3D को अब सिर्फ कोई भी इतना ये नहीं बोलेगा कि 3D की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 4s, इसलिए पहले 4s को लिखते बाद में 3D को लिखते। उसके अलावा भी और क्या कंसेप्ट है, बोहर-ब्यूरीज लॉ का कंसेप्ट है। बोहर-ब्यूरीज लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज n प्लस रूल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, n प्लस l रूल। n प्लस l रूल की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए ज्यादा आएंगे उसको बाद में लिखेंगे, जिस ऑर्बिटल के लिए कम आएंगे उसको पहले लिखेंगे। इसलिए 3D के लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा आती है और 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू कम आती है, इसलिए हम पहले 4s को लिखेंगे बाद में 3D को। बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये लॉ कब तक के एप्लीकेबल है, सिर्फ कैल्शियम तक, कैल्शियम तक। मतलब इसमें क्या, कैल्शियम के पहले के जितने भी एलिमेंट आ गए उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए पोटेशियम में क्या हुआ, 3D में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं हुआ बल्कि 4s में इंटर हुआ। उसी प्रकार से कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 1s 2s 2p 3s 3p not 3d2। अब इससे एक फायदा और हुआ कि अगर ये बोहर-ब्यूरीज लॉ नहीं रहता, इधर देखो, अगर ये बोहर-ब्यूरीज लॉ अगर नहीं होता तो पोटेशियम और कैल्शियम के केस में आखिरी का इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर होता, डी में। अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन डी में एंटर होता तो पोटेशियम और कैल्शियम को कहां रखना पड़ता था, लेकिन वो है कहां। दूसरा देखो, मुद्दे मामूली थे, दिमाग था। दूसरा देखो, पोटेशियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आखिरी का बचा हुआ, इसलिए वो ग्रुप नंबर 1 में गया। उसके वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन है ना, देखो मेरी बात पे गौर करो, पहला शेल दूसरा शेल ये दोनों मिलाकर, ठीक है, ये और ये मिलाकर अगर यहाँ डी रहता, अगर यहाँ डी रहता, सपोज यहाँ पर अपन डी कर देते, यहां पर अगर डी कर देते, इसको मैं यहां लिख रहा 3s2 3p6, ये दोनों मिला गए। और अगर यही डी रहता तो ये तीनों मिलाकर क्या होता था, क्या होता था, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो इसके वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, इसका ग्रुप नंबर बिगड़ता था ना, इसलिए इसका ग्रुप नंबर ना बिगड़े, इसलिए ये हो गया 4s। अब ये बन गया वैलेंस शेल।
ये क्या बना? अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसलिए ये गया ग्रुप नंबर 1। समझे? ये है बोहर-ड्यूलिस लॉ के एडवांटेज। उसी तरह कैल्शियम देखो, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 में। और ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर क्या बताता? समझे? अब अगर यहाँ 3s2 3p6 और 3d2 कर देते 30 मिनट बाद है ना यार, उसका ग्रुप नंबर बदल जाता। अब क्योंकि ये वैलेंस शेल है इसका, ये दोनों तो शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 3 शेल नंबर 4, यानी आखिरी का शेल कौन सा? चौथा। और आखिरी का शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आखिरी के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका ग्रुप नंबर रहेगा। इसलिए इसका ग्रुप नंबर बन गया 2। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद वो बोहर-ड्यूलिस लॉ लिखना दोनों के लिए। नहीं नंबर मिले नहीं उसको सागरे का सागरे तो पूरी में लगाता हूँ। उसके बाद में लिखेंगे, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली बोहर-ड्यूलिस लॉ और N+2 is applicable only up to calcium is applicable only up to calcium means atomic number 20. Atomic number 20. This law is applicable only up to calcium और atomic number 20 बस, ठीक है। अब 20 के बाद में ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। अब उसके बाद में फिर से एलिमेंट लिखो,
वो बना एक टेबल, छोटा 10 एलिमेंट का एक टेबल बना। या 21 से लेकर 30 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है अपनी। इसको पॉज कर देता हूँ।